वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर दिया करें। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की सियोबान को देखते हैं जो कि बायोलॉजी की स्टूडेंट थी और वो डीप सी के एनवायरनमेंट और क्रिएचर्स के बारे में रिसर्च कर रही थी। नेक्स्ट डे ऑफिस की पार्टी होती है जिसमें उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो अपने काम को लेकर इतना सीरियस होती है कि रिसर्च के लिए वो एक हफ्ते का फिशिंग ट्रैवल अरेंज करती है। और यहाँ पर उसके साथ टीम में 6 लोग होते हैं, जिनमें एक था शिप का कैप्टन, उसकी वाइफ फ्रेया, एक शिप इंजीनियर ओमिड और बाकियों के बारे में हम आगे जानेंगे। अब ये लोग अपने सफर पर चलने के लिए तैयारियां करते हैं। फिर हम ओमिड और दूसरे शिप इंजीनियर को देखते हैं जो शिप का इंजन चेक कर रहे थे। इतनी ही देर में वहाँ पर शिप का कैप्टन भी आ जाता है, तो वो दोनों उसे पिछली पेमेंट क्लियर करने का कहते हैं। तब यहाँ पर वो कैप्टन उन्हें पैसे देने का वादा करता है और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि कैप्टन को पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन उसके पास पैसे है नहीं। एनीवे, वो लोग अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पर इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ 4 ही बेड्स थे। तब सियोबान का फ्रेंड बताता है कि 3-3 के ग्रुप्स में ये लोग शिफ्ट्स में सोने वाले हैं। हर एक पर्सन को सिर्फ 2 घंटे ही सोने के लिए मिलेंगे। तब ये बात सुनकर सियोबान काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि इतनी कम नींद की वजह से तो सब लोग बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता था ही नहीं। इसके बाद हम कैप्टन और उसकी वाइफ फ्रेया को देखते हैं जो कि अपनी ट्रिप की अगली प्लानिंग कर रहे थे और उन्हें पता चलता है कि उनकी शिप किसी एक्सक्लूसिव जोन से गुजरने वाली है जहाँ पर जाना सबके लिए मना है, लेकिन अपने प्रॉफिट के लिए वो ये बात सबसे छुपा कर रखते हैं। फिर डिनर के बाद सियोबान सोने के लिए चली जाती है, लेकिन अब क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए वो टॉप पर चली जाती है जहाँ पर उसे फ्रेया मिलती है और फिर वो समंदर की लहरों को देखकर समंदर की गहराई की एक बात बताती है। वो बताती है कि एक दिन ऐसी एक शिप में एक लड़की और उसका साथी था और फिर उस लड़की के साथी की समंदर में मौत हो गई, जिसकी वजह से वो लड़की काफी दुखी हो गई और इसके बाद उस लड़की ने खुद को समंदर के हवाले कर दिया और इसी तरह वो हमेशा के लिए समंदर में जिंदा रहती है। असल में समंदर का ये चमकता हुआ पानी उस लड़की के बाल हैं। अब इस तरह से उन लोगों की पहली रात गुजर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम दिखते हैं कि लोगों को अपनी शिप के पास कुछ वेल दिखती हैं, जिन्हें देखकर सियोबान काफी हैरान होती है, क्योंकि वेल तो अकेली रहना पसंद करती हैं, ना कि शिप के आसपास जहाँ पर शोर होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि 1 माइल की दूरी पर उन्हें बहुत सारी वेल मिली है। तभी अचानक से उनकी बोट किसी चीज में फंस जाती है। तब ओमिड जल्दी से इंजन रूम में जाकर चेक करने लगता है और उसे वहाँ पर ब्लू ग्रीन स्लाइमी मटेरियल मिलता है। तब सियोबान वहाँ पर आकर उसका सैंपल ले लेती है। इसके बाद फ्रेया मैप चेक करने के लिए जाती है तो उससे पता चलता है कि वो लोग एक्सक्लूसिव जोन में आ चुके हैं जहाँ पर सभी का जाना मना है वहाँ पर, और यही वजह थी कि उन्हें यहाँ पर वेल भी दिखाई दी गई थी। अब कैप्टन सियोबान को पानी में जाकर चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि सिर्फ उसी के पास डाइविंग सूट होता है ताकि वो चेक कर सके कि शिप किस चीज में फंसी है। अब सियोबान अपना सूट पहनकर पानी में चेक करने के लिए जाती है। तब उसे वहाँ पर काफी बड़े टेंटिकल्स ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें से एक टेंटिकल देखते ही देखते उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो जल्दी से बचकर शिप में वापस आ जाती है और वो बताती है कि मैंने समंदर में ग्लोइंग क्रिएचर देखा है और उसके बहुत सारे काफी बड़े बड़े टेंटिकल्स भी हैं और वो शिप की स्किन पर चिपका हुआ है। तब ये सुनकर वो कैप्टन उस क्रिएचर को जायंट ऑक्टोपस का स्पीशी कहता है और उसे पकड़ने का प्लान करता है। वो एक बहुत ही बड़ी नेट को पानी में डालता है, लेकिन वो क्रिएचर ऊपर नहीं आ पाता क्योंकि वो बहुत ही भारी था। तभी सियोबान के फ्रेंड का हाथ अचानक से रस्सी खींचने वाली मशीन में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसका हाथ बुरी तरह से कट जाता है और तभी सियोबान को उसके खून के पास वही स्लाइमी मटेरियल मिलता है। अब ये लोग इस एक्सक्लूसिव जोन में बुरी तरह से फंस चुके थे। वापस जाने का इनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। हेल्प मंगवाने के लिए उनका रेडियो भी खराब हो चुका था और खाना भी बस खत्म होने ही वाला था। अब देखते ही देखते वो सब लोग पैनिक करने लगते हैं। तभी सियोबान को कुछ दूरी पर एक दूसरी शिप नजर आती है, जिसे देखकर टीम के सारे मेंबर्स खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए अब कोई तो वहाँ पर आ चुका था। अब इसी उम्मीद में वो लोग रेडियो और खाने की तलाश में अपनी बोट के जरिए उस शिप के लिए निकल जाते हैं। जब थोड़ी देर के बाद वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि इस शिप में तो कोई भी नहीं है। साथ साथ इस शिप का रेडियो भी पहले से ही खराब था। लेकिन जब वो लोग शिप की बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें कुछ डेड बॉडीज मिलती हैं जिनकी आंखें नहीं थी, यानी उनकी आंखें गायब हो गई थी। तभी ये देखकर कैप्टन उन्हें बताता है कि शायद इन्हें सी फीवर हुआ था और वो सियोबान को ये बात बाकी लोगों को बताने से मना करता है, यानी इस शिप की कंडीशन के बारे में। इसके बाद जब ये लोग अपनी शिप में वापस आते हैं तो देखते हैं कि उस ग्लोइंग क्रिएचर ने अब इनकी शिप को छोड़ दिया है, इसीलिए अब वो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं और अपनी जर्नी पर
आगे बढ़ जाते हैं और अभी भी वो वापस नहीं जाते बल्कि एक्सक्लूसिव जोन के और अंदर चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद कैप्टन अपनी वाइफ फ्रेया को मछलियाँ पकड़ने के लिए कहता है। तब फ्रेया उसे ये कहते हुए मना करती है कि अगर हमने ऐसा किया तो वो क्रिएचर वापस से हमारे पीछे आ सकता है और फिर से हम पर अटैक कर सकता है। तब कैप्टन उसे कहता है कि अगर हमने बहुत सारी मछलियाँ ना पकड़ी तो हमारा घर, हमारी शिप, सब कुछ चला जाएगा। असल में लोगों को पैसों की बहुत जरूरत होती है, इसीलिए कैप्टन जानबूझकर इस शिप को एक्सक्लूसिव जोन में लेकर आया था, क्योंकि इस एरिया में कोई भी नहीं आता, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हो सकती हैं, जिसे बेचकर ये लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद फ्रेया नेट डालती है जहाँ से उसे बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं। फिर रात को सियोबान और उसका फ्रेंड बातें कर रहे होते हैं और तभी दूसरा शिप इंजीनियर वहाँ पर आकर उन्हें भी डिनर के लिए ले जाता है। और डिनर के बाद सियोबान के फ्रेंड की तबीयत खराब होने लगती है और वो स्विमिंग करने के लिए समंदर में ही जाने लगता है, लेकिन सियोबान और उस शिप में एक बूढ़ी औरत थी, वो उसे ऐसा करने से रोक लेती है। तब सियोबान अपने फ्रेंड को उसका हाथ चेक करने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर वो साफ इनकार कर देता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी आंखों में दर्द होने लगता है। तब सियोबान उसकी आंखों में अजीब सा नोटिस करती है, लेकिन जब कैप्टन उसकी आंखें चेक करता है तो उसे उसकी आंखों में कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो लोग इसे उसका वहम कहकर इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद शिप इंजीनियर शावर लेने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। उधर सियोबान का फ्रेंड अपनी आंखों की वजह से काफी परेशान होता है, इसीलिए वो उन्हें धोने जाता है और तभी अचानक से उसे सब कुछ धुंधला नजर आने लगता है और देखते ही देखते उसकी पूरी आंखें बुरी तरह से ब्लास्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। तभी ये देखकर सारे लोग डर जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं। तभी सियोबान उन्हें बताती है कि जो स्लाइमी मटेरियल है वो असल में एक पैरासाइट है जो कि शिप के पानी में ही घुस गया है। और तभी उन्हें याद आता है कि शिप इंजीनियर अभी तक शावर ही ले रहा है, इसीलिए ये लोग उसे रोकने जाते हैं, लेकिन वो इनकी बात को मजाक समझकर इग्नोर कर देता है। और फिर देखते ही देखते शावर में पानी आना बंद हो जाता है और तभी शावर में से वही स्लाइमी मटेरियल यानी पैरासाइट निकलकर उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो शिप इंजीनियर काफी इंजर्ड हो जाता है। तब सियोबान अपने टीम मेंबर्स को दूसरी शिप की रियलिटी और उसकी कंडीशन बता देती है। इसके बाद कैप्टन सियोबान और ओमिड को हर 2 घंटे के बाद पानी चेक करने के लिए कहता है। इसके बाद ओमिड और सियोबान वाटर फिल्टर चेक करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उन पैरासाइट ने सारे फिल्टर्स को खराब कर दिया है। और फिर देखते ही देखते अगली सुबह भी आ जाती है। तब वो लोग सियोबान के फ्रेंड का फ्यूनरल करते हैं। इसके बाद सियोबान उसी पैरासाइट को दोबारा से शिप पर देखती है, इसीलिए वो उसका सैंपल लेकर माइक्रोस्कोप से चेक करने के लिए जाती है। तब उसे पता चलता है कि असल में स्लाइमी मटेरियल किसी वेल का बैक्टीरिया है, जिसमें अब एग्स बनना शुरू हो गए हैं। तब इस बात की वजह से सियोबान काफी परेशान हो जाती है। तब सियोबान और ओमिड उन एग्स को यूवी लाइट से खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहते हैं। लेकिन तभी सियोबान को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि अगर उन्होंने शिप के पास करंट छोड़ दिया तो वो पैरासाइट मर जाएगा, लेकिन फ्रेया उसे ऐसा करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि ये शिप उसकी थी और ऐसा करने से काफी नुकसान होगा और इंजन भी खराब हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता तो था नहीं, इसीलिए फ्रेया मान जाती है। उधर हम देखते हैं कि शिप इंजीनियर की तबीयत खराब होने लगती है। इसके बाद सियोबान और ओमिड शिप के आसपास के पानी में करंट छोड़ देते हैं। इसके बाद सियोबान उन लोगों को शिप को रोकने के लिए कहती है, क्योंकि अगर शिप में अभी भी इन्फेक्शन हुआ तो शिप के किनारे पर जाने के बाद ये इन्फेक्शन लोगों को भी लग सकता है, जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाएगी। लेकिन फ्रेया शिप रोकने के लिए साफ इनकार कर देती है। इसके बाद हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो शिप इंजीनियर की हालत देखकर रोने लगती है। फिर कुछ टाइम बाद वो शिप इंजीनियर भी मारा जाता है। यहाँ पर उन लोगों को पता चल चुका था कि इस इन्फेक्शन से बचना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद उस शिप इंजीनियर का फ्यूनरल किया जाता है। इसके बाद सियोबान फिर से सबको वार्न करती है कि ये अच्छा होगा कि किनारे पर ना जाया जाए और 36 घंटों के लिए उन्हें क्वारंटीन यानी आबादी के लोगों से अलग रहना होगा इस शिप में। लेकिन सियोबान की बात कोई नहीं मानता, इसीलिए वो एक रस्सी के जरिए शिप का प्रोपेलर तोड़ देती है। तब ये देखकर वो सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं और वो बूढ़ी औरत सियोबान को पंच मारती है। इसके बाद किसी तरह सियोबान उन्हें शिप पर रुकने के लिए एग्री कर ही लेती है। इसके बाद वो सबको इन्फेक्शन चेक करवाने के लिए कहती है और एक एक करके उनकी आंखें चेक करने के बाद पता चलता है कि किसी को भी इन्फेक्शन नहीं है, यानी सब लोग ठीक हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि कैप्टन की आंखें अभी तक चेक नहीं हुई हैं, इसीलिए उसकी वाइफ फ्रेया ही उसकी आंखें चेक करती है। तब वो मना करने लगता है, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ फ्रेया उसकी आंखें चेक करती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि असल में कैप्टन भी इन्फेक्टेड है, इसीलिए वो काफी डर जाते हैं। इसके बाद कैप्टन सभी को
एक्सक्लूसिव जोन की रियलिटी बता देता है कि अभी तक हम उसी जोन में ही हैं और ये बात मैंने तुम सबसे छुपाई थी क्योंकि मुझे मछलियाँ पकड़कर पैसे कमाने थे। तो वो बूढ़ी औरत और ओमिड इस बात की वजह से काफी गुस्सा होने लगते हैं। इसके बाद वो सभी लोग टॉप पर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो बूढ़ी औरत सीढ़ियों पर सियोबान को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है। तब सियोबान समझ जाती है कि ये बूढ़ी औरत भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है, इसीलिए वो उस बूढ़ी औरत को सीढ़ियों से गिरा देती है। तब ऊंचाई से गिरने की वजह से वो बूढ़ी औरत फौरन ही मर जाती है। उधर फ्रेया और कैप्टन अपना आखिरी टाइम एक दूसरे के साथ गुजार रहे थे। इसके बाद उस कैप्टन की भी मौत हो जाती है। अब फ्रेया अकेली ही बोट लेकर जाने का फैसला करती है। तब ओमिड उसे कहता है कि 36 घंटों तक वो अकेली बोट में नहीं रह सकती क्योंकि उसके लिए ये काफी खतरनाक होगा, लेकिन फ्रेया उसकी एक नहीं सुनती और निकल जाती है अकेली ही। अब शिप में सिर्फ सियोबान और ओमिड ही रह गए थे और अब वो लोग पैरासाइट को मारने की प्लानिंग करते हैं। वो शिप के वाटर टैंक के पास जाते हैं और उसे आग से गर्म करने की कोशिश करते हैं ताकि वो पैरासाइट को स्लो करके उन्हें मार सके। और जैसे ही वो टैंक खोलते हैं तो देखते हैं कि वेल के वो छोटे छोटे एग्स अब बहुत बड़े बड़े क्रिएचर्स बन गए हैं जो ओमिड पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से वो समंदर में चले जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि टैंक से समंदर में जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, जिससे अब ये दोनों भी समझ जाते हैं कि असल में इन पैरासाइट ने शिप के नीचे वाला हिस्सा खा लिया है, इसीलिए तो वो सीधा समंदर में चले गए और शिप अब बहुत जल्द डूबने वाली थी। अब रात में वो लोग शिप को आग लगाकर सिग्नल देने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो रेस्क्यू सूट पहनकर छोटी सी लाइफ बोट में बैठकर समंदर में चले जाते हैं। उन्हें कुछ ही दूरी पर एक शिप दिखाई देता है, इसीलिए अभी लोग उसी की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी ओमिड अचानक से पानी में गिर जाता है, लेकिन अब क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था इसीलिए सियोबान उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। अब यहाँ पर वो ओमिड को तो बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो ग्लोइंग क्रिएचर उसके हाथ पर अटैक करके उसे इन्फेक्टेड कर देता है। अब वो दोनों बच तो गए थे, लेकिन सियोबान इन्फेक्टेड थी, इसीलिए अब सियोबान खुद को सेक्रीफाइस करते हुए दोबारा से पानी में कूद जाती है और उस ग्लोइंग क्रिएचर की तरफ चली जाती है। अब सिर्फ ओमिड ही इस खतरनाक एक्सपीरियंस से बच गया था, इसीलिए अब वो अकेला ही किसी की मदद आने का इंतजार करने लगता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।